नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube श्रृंखला में। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस के 10 साल के पुराने जीएस के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग जीएस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जीएस को सॉल्व करेंगे 10 ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत ही डिटेल में देखेंगे, लेकिन हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी के देखने वाले हैं और ये 2023 का पेपर है। मेरा ये विचार है कि जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका इसमें प्रीलिम्स का, उसके लिए इसमें आपको बहुत ही डिटेल से कंटेंट मिल जाएगा और शानदार वीडियो होने वाला है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ एनालिसिस किया है किसी ने, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना ज़्यादा टाइम आपका बेकार किए हुए, क्योंकि टाइम की ही कीमत होती है, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और अगर पहले क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए ये रहा। सबसे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जीएस 1 में प्रीलिम्स के 200 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से देखते हैं आपको कितने नंबर आप गेन कर पाते हैं। मतलब 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का भाग सही नहीं है, ठीक है। संविधान के भाग से जैसा कि मैं देख रहा हूँ हर बार क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेता है। संविधान के भाग, प्रस्तावना, इनसे तो क्वेश्चन मोस्टली पूछ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, संविधान के आज पूरे के पूरे जो भाग हैं वो देखेंगे। देखिए टोटल 22 भाग थे, लेकिन संशोधन करने के बाद में उनकी संख्या जो है वो 25 कर दी गई है, ठीक है। पहले 22 भाग थे, बाद में उनमें संशोधन करके उनकी संख्या जो है 25 कर दी गई है। तो एक बार हम सब के सब जो भी वो हैं भाग, उनको देख लेते हैं। तो ये रहा आपका संविधान के 25 के 25 भाग। सबसे पहले आप देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा है भाग 8, ध्यान से देखिए, इस जगह आपका लिखा है भाग 8। तो भाग 8 की अगर बात करते हैं तो ये देखिए लिखा है, ठीक है। यहाँ पर भाग 8 को बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य जो भी करने का प्रावधान है। एक मिनट मैं इसको फिर से देख लेता हूँ, सॉरी मैंने 13 भाग देख लिया। भाग 8 की बात करते हैं तो भाग 8 यहाँ पे लिखा केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है। तो भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है, ठीक है। और नेक्स्ट भाग देखते हैं। तो इसका मतलब संघ राज्य लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश, मतलब ये सही जवाब है। इसमें से कौन सही नहीं वो बताना है। भाग यहाँ पे 10 की बात करें तो लिखा है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से। तो भाग 10 की अगर बात करें तो देखिए लिखा है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो कि आर्टिकल आता है आपका 244 से 244A, ठीक है। तो भाग देखिए जो 10 है आपका आर्टिकल 244 और 244A में है, जिसमें बताया गया आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 8 में बताया गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए आर्टिकल आपका जो है वो आर्टिकल है 239 से 242 तक, ठीक है। तो ये 2 भाग हम लोगों ने देख लिए हैं। और अगर यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखें, मतलब ये जो भी पॉइंट है ये भी सही है। यहाँ पर भाग 11 में लिखा अधिकरण। तो भाग अगर 11 की बात करें तो देखिए केंद्र राज्यों के बीच में संबंध बताया गया है। भाग 11 की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध बताया गया है। रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, या रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के बीच में रिलेशन जिसको बोलते हैं 245 आर्टिकल में है, 245 से 266 में, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। देखिए आपको अभी क्या करना चाहिए कि इसी जगह पर वीडियो रोक के एक बार ये सारे के सारे भाग जो है आपको लर्न कर लेना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब नेक्स्ट अगर कभी इससे क्वेश्चन आता तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाएँ। अगर वापस कभी क्वेश्चन आ गया भाग से, आप फिर नहीं कर पाएंगे तो आपका एनालाइज करने से क्या मतलब है, इसको सोल्यूशन देखने से क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन मैं अगर एक एक करके यहाँ पे सारे बताऊँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर वो सही नहीं रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो आप रोक के इसका पूरा सलूशन देख सकते हैं। वहीं इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये गलत है, क्योंकि जो भाग 11 है वो केंद्र राज्य संबंध या संघ और राज्यों के बीच संबंधों से है। फिर यहाँ पे बात करते हैं भाग 17 की। देखिए 17 में राजभाषा का वर्णन जो है वो
वो किया गया है। अब यहाँ पर देखिए राजभाषा भाग 17 में है आर्टिकल 343 से 351 तक, ठीक है। तो 343 से 351 तक जो है, ठीक है, ये इस आर्टिकल में राजभाषा का वर्णन किया गया है। इसका मतलब पहला जो है इसमें जो सी पॉइंट है वो गलत है। तो उम्मीद है कि अभी इसके सारे के सारे पार्ट समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो ये आपके सामने मैं एक बार फिर से ओपन करता हूँ। ये पूरे के पूरे भाग हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लर्न कर लें अभी के अभी, क्योंकि जितना जल्दी हो सकेगा आप लर्न करके ख़त्म करेंगे, आपको उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है इसमें, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखा है सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए अगर आपने आर्टिकल्स कुछ मेन आर्टिकल्स आपने याद नहीं रखे तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि यूपी पीसीएस में हर साल जो है आर्टिकल से क्वेश्चन जरूर आता है, ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा जिसमें आपको सीधा सीधा एक आर्टिकल पूछा होता है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद आर्टिकल लिखे हुए हैं और इसी के पास में ये उनके मैचिंग वाले वर्ड लिखे हुए हैं कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो अगर बात करते हैं तो ये लिखिए, एक लिखा है आर्टिकल जो 324 है, बहुत ही पॉपुलर आर्टिकल है और ये जो है आपका निर्वाचन आयोग से होता है। तो यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग मतलब ए का 4 आंसर हो जाएगा। फिर वहीं अगर बात करते हैं आर्टिकल 280 की, तो आर्टिकल जो 280 है ये आपका वित्त आयोग से रिलेटेड होता है, ठीक है, वित्त आयोग से रिलेटेड होता है, मतलब सी का 2 हो जाएगा। और अगर बात करते हैं आर्टिकल 315 में तो यहाँ पे लिखा है लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 315 जो है वो लोक सेवा आयोग से है, ठीक है। और जो बचा हुआ आर्टिकल 338 है वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, ठीक है। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस लिखा है 4 3 2 1। अब देख लीजिए जिसमें दिखाई पड़े आपका 4 3 2 1, इसका मतलब ये वाला आपका सोल्यूशन है। आर्टिकल्स आपको, हाँ आर्टिकल्स के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आर्टिकल्स के लिए हम लोग शॉर्ट्स वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें क्या करेंगे, लाने क्या हो सकता है आज से ही आ जाए। उन शॉर्ट्स वीडियो में हर वीडियो में 1 2 3 जितने पॉसिबल होंगे आर्टिकल्स को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ताकि आपको माइंडली लोड भी नहीं पड़ेगा और आर्टिकल आप आसानी से जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये हो चुका है। वहीं अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें से कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, इस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो आप देखिए इसका आपको सीक्वेंस बताना है कौन सा कब आया। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो संविधान की, देखिए लिखा है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। इसका क्या मतलब होता है कि भारतीय संविधान जो है वो कब से लागू हुआ ये पूछ रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी आइडिया हो तो 26 जनवरी इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। फिर बात करते हैं, यहाँ पे लिखा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको दिखाते हैं बहुत ही सरप्राइजिंग, यहाँ पर ये देखिए जो है आपकी प्रस्तावना है और प्रस्तावना से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। हालांकि ये प्रस्तावना से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आप इस जगह पर देखिए 26 नवंबर 1949, ठीक है, इस दिन जो है संविधान जो है हमारा बनकर कंप्लीट हुआ था और उसी दिन जो है उद्देशिका को भी संविधान में जोड़ दिया गया था। उसी दिन से बोला जाता है कि अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है अंगीकृत अधिनियमित हुआ था, बनकर तैयार हो गया था जो है वो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अपनाया जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 यहाँ पर इसका ये पॉइंट हो जाएगा। अब संविधान सभा की अगर बैठक की बात करें तो देखिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था संविधान बनाने के लिए, और इसकी पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरी बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। तो 9, 11 और 13 इसमें हुई थी, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। 9 दिसंबर 1946 को जो है बैठक हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब 11 दिसंबर को हुई थी
तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। जबकि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें स्थायी अध्यक्ष बन के जो है वो आए थे सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 9 दिसंबर 1946 की 1946, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे चलते प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई। देखिए संविधान सभा जब बनी है तो अब थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रारूप समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान है वो सारे लिखे। प्रारूप समिति जो है इसका जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 में हुआ था, मतलब संविधान सभा के बाद, ठीक है। तो 29 अगस्त मतलब 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी। इसमें क्या है, इसमें 7 मेंबर थे। पहली बात तो इसका वर्ग का था। वर्ग ये था कि संविधान कैसा होगा इस चीज़ का प्रारूप, एक फ्रेमवर्क तैयार करना इसका मेन मकसद था। तब प्रारूप समिति के नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। 29 अगस्त, ठीक है, 1947। अब क्या बताया गया, कालानुक्रम, कौन सबसे पहले आया, कौन बाद में आया, कौन सबसे लास्ट में आया। तो सबसे लास्ट में संविधान लागू हुआ था, मतलब पॉइंट 3। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब इसमें देख लेते हैं। फिर उसके बाद का कौन सा, 26 नवंबर 1949 को, इसका मतलब पॉइंट 2 है। तो 3 और 2 जो होंगे वो सबसे लास्ट में होंगे, मतलब ये भी खत्म हो चुका है, ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एक बार हम लोग इन सारे पॉइंट्स को, प्रारूप समिति जो आई है यहाँ पर, तो प्रारूप समिति को समझ लेते हैं। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो अगर बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष की, तो देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। या फिर क्वेश्चन आएगा कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। या फिर क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो 7 सदस्य थे। उसमें से आप अगर ध्यान दें तो देखिए कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक बार मैं पूरा नाम बता देता हूँ फिर आपको याद रखने का भी कोई तरीका बता देता हूँ। लिखा एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर के एम मुंशी, एन माधव, टी कृष्णमाचारी, ठीक है। ये पहले तो मेन सदस्य थे, बाद में इन दो की जगह रिप्लेस होकर आए थे। देखिए एन माधव राव ने जब इसको जो है ये प्रारूप समिति छोड़ दिया था, तो बी एल मित्तल जब है इन्होंने छोड़ दिया था, तब जो है एन माधव राव को बनाया गया था। वहीं डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह टी कृष्णमाचारी को बनाया गया था। देखिए इसमें से 4 से 5 जो हैं आपके कृष्ण जी के नाम पर हैं, 2 तो सीधे सीधे कृष्ण जिनके नाम में आ रहा है। देखिए वहाँ पे 7 पूछे नहीं जाएंगे, इनमें से कौन नहीं है वो पूछेंगे, ठीक है। तो 2 तो सीधा सीधा ये कृष्ण नाम से आ गए, ठीक है। एक अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और दूसरा आ चुका टी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो 2 तो यहाँ पर कवर हो गए। तीसरे में बात करते हैं माधव। अगर माधव की बात करें तो ये भी कृष्ण के ही जो है निक नेम होता है, तो एन माधव राव एक यहाँ से हो चुके हैं। तीसरा बात करते हैं अगर, तो एक और अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखिए लिखा गोपाल स्वामी अयंगर। तो गोपाल स्वामी जो अयंगर हैं ये भी आपके कृष्ण जी के ही एक नाम है, ठीक है। तो कृष्ण जी के नामों से आपके यहाँ पे 4 तो सीधे सीधे मिल गए। एक हो गया आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये हो चुके 5। अगर 2 की बात करें तो यहाँ पर लिखा है एक और, देखिए जो लिखा है के एम मुंशी, तो के से भी यहाँ पे कृष्ण करके इनका नाम है, इसका मतलब कृष्ण नाम से 3 हो जाते हैं, के एम मुंशी आप समझ सकते हैं। तो 3, 2, 5 और एक भीमराव अम्बेडकर 6 हो गए। एक मुस्लिम थे वो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो इस तरीके से 7 के 7 नाम जो हैं वो याद रख सकते हैं। प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट जो थी वो 1948 में 21 फरवरी 1948 में प्रदर्शित की थी या प्रकाशित की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग इतनी डिटेल में चीज़ें समझ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए क्या लिखा है, नीचे 2 कथन है जिनमें से कथन अभिकथन ए और दूसरा उसका कारण है, मतलब एक इसमें से कथन है दूसरा उसका कारण है। तो यहाँ पे लिखा किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश संसद को, राष्ट्रपति जो है संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार
एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं कि अगर किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हमारा जो है वो आर्टिकल 3 आता है। ठीक है, नया राज्य का अगर गठन करना है तो आर्टिकल 2 आएगा, नए राज्य को सम्मिलित करना या गठन करना तो आर्टिकल 2 आएगा। जबकि अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस समय आर्टिकल 3 जो है वर्क करता है। ठीक है, अब इसके लिए मैं इसको अलग से लाया हूँ, आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं सारे इसके मेन पॉइंट उठा के लाया हूँ। तो सबसे पहली बात, अनुच्छेद 3 में 2 बातों का जिक्र किया गया। पहला, सीमा व क्षेत्र में परिवर्तन का अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। अगर किसी भी राज्य के सीमा या उसमें परिवर्तन करना है, नाम वगैरह में, ठीक है, क्षेत्र में, तो इसके लिए एक अध्यादेश जो है वो पारित किया जाता है, संसद में पारित किया जाता है। और उस संसद में पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति होती है, मतलब राष्ट्रपति से पहले ही मंजूरी मिलती है, उसके बाद पेश किया जाता है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल के मत जानने के लिए भेजता है। मतलब ये हुआ कि इससे क्या किया जाएगा, इसको लागू करने से पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन होना है उसको ये अध्यादेश भेजेगा कि आप इस पर सोच समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब देखने के बाद उसको एक निश्चित टाइम दे दिया जाता है कि इतने दिन के अंदर आपको डिसीजन जो भी देना है, आपको पसंद है नहीं पसंद है। तो अगर मान लीजिए राज्य को नहीं पसंद होगा तो नहीं पसंद होगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा, और पसंद होगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब अगर राज्य कह देता है कि नहीं, सीमा जो है, ये बॉर्डर जो है हमारी इतनी नहीं है, ऐसी नहीं है, वैसी होनी चाहिए थी, तो राष्ट्रपति या संसद इसको माने या ना माने उसकी मर्जी है। ठीक है, बाध्य नहीं, बाउंडेशन नहीं उसके ऊपर कोई भी। तो एक पॉइंट समझ गए। अब देखिए इसको क्या किया गया था कि 18वां संविधान संशोधन आया था 1966 में, जिसमें संसद को, जो भी संसद के पास जो पावर है, इसको परिभाषित किया गया था कि राज्य निर्माण या पृथक करने का जो पावर है वो इसी 18वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 में डिस्क्राइब किया गया था, मतलब स्पष्ट किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया है। तो हमारे ख्याल से अब इस क्वेश्चन को बहुत ही नॉर्मली तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विचार एक खास अवधि के अंदर मांगता है। बिल्कुल सही जवाब है। लिखा है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी जो है सही पॉइंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, एक कथन है, ये कारण है, तो क्या एक खास अवधि के लिए देता है, तो सही जवाब है। अब इसका कारण है कि मानने के लिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि उतने दिन के अंदर दे या न दे, तो दोनों सही हो जाएंगे हमारे ख्याल से। वही अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो लिखा है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जो उपराष्ट्रपति होता है इसके बारे में हमें जानना है। तो पहली बात, उपराष्ट्रपति क्या होता है, एक तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, इसके बारे में कुछ खास पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, अगर उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया, मतलब इनवैलिड घोषित कर दिया, तो उस दिन या उसके पहले तक अगर उसने कुछ भी कार्य किया है तो वो इनवैलिड नहीं होगा। मतलब वो जो है वो कार्य को बंद नहीं किया जाएगा, वो चालू रहेगा पहले की तरह, इनवैलिड नहीं होगा। तो लिखा, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य होते हैं। बिल्कुल सही, उसके द्वारा किए गए कार्य, पहले जो कार्य किए वो मान्य होते हैं। ठीक है, जब एक बार घोषणा हो गई, उसको हटा दिया गया उपराष्ट्रपति के पद से, उसके बाद के कार्य मान्य नहीं होंगे, लेकिन उस दिन तक जो होते हैं उसके कार्य मान्य होते हैं। फिर लिखा, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य नहीं होते हैं। तो ये गलत जवाब है। मैंने बताया उस दिन तक, जिस दिन घोषणा हो गई है उस दिन तक इसके कार्य मान्य होंगे, उसके बाद के जो कार्य हैं वो मान्य नहीं होंगे जब ये हट जाता है उस समय। तो ये आंसर गलत है। इसका मतलब हमारा सेकेंड पॉइंट गलत होने की वजह से ए है जो करेक्ट आंसर बनकर आ जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति जो है, ठीक है, तो इसको शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ये आपको ढूंढ के रखना है।
और उपराष्ट्रपति के लिए जो है आवश्यक शर्तें क्या होती हैं अगर उपराष्ट्रपति बनना है। तो चलिए एज मैं बता देता हूँ आपको। एज मान लीजिए कि इसके लिए उपराष्ट्रपति के लिए एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। बाकी क्राइटेरिया आपको एक बार उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। तो देखिए यहाँ पर 15वीं लोकसभा जो बनी थी उसमें मीरा कुमार जो थी, 15th लोकसभा जो है उसमें मीरा कुमार जो थी वो महिला स्पीकर पहली बार बनकर आई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाने लायक कुछ है नहीं। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, लिखा है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची से सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए अनुसूची जो है वो मूल अनुसूचियाँ जो थी, मतलब संविधान जब बनकर आया तो 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में मतलब 4 अनुसूचियों को और बढ़ाया गया था। तो उन अनुसूचियों को आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि अनुसूचियों से क्वेश्चन हर बार बनता है। मैं आपको 4 लाइन की एक पोएम टाइप की लाया हूँ, अगर आपने वो याद कर ली तो आपको कभी भी अनुसूचियों से क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पर देखिए उसको लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। देखिए 8 अनुसूची थी, जो 9वीं अनुसूची आई थी वो सब पहला संविधान संशोधन हुआ था 1952 में, उसके तहत जो है वो यहाँ पर 9 नंबर की अनुसूची आई थी, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। देखिए लिखा है एसपी ने शपथ ली राज्यसभा के प्रतिनिधि की, मतलब जो एक एसपी था उसने राज्यसभा के प्रतिनिधियों की शपथ ली, ठीक है। सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है। अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति से, फिर अनुसूचित क्षेत्र की जो जनजाति थी उससे शक्ति और भाषा सीख ली, मतलब वहाँ के लोगों से उनकी शक्ति और भाषा को सीख लिया। संपत्ति पर कब्जा कर दल बदला, और जब संपत्ति पर उनके कब्जा कर लिया तो दल बदल लिया फटाक से, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत, जब उनके ऊपर पंचायत पड़ी तो ग्राम पंचायत और नगर पालिका से फिर क्षमा की भीख मांग ली, ठीक है। तो इतनी चीज़ 4 लाइन की है। 4 लाइन की आपकी पोएम में जो है 12 की 12 अनुसूचियाँ जो है सीक्वेंस से हैं। एक बार फिर से अगर लर्न करें तो एसपी ने शपथ ली राज्यसभा के प्रतिनिधियों की अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति से शक्ति और भाषा ली सीख, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदला, ग्राम पंचायत नगर पालिका से मांगी क्षमा की भीख। ऐसे यहाँ पर हो जाता है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है राज्य, ठीक है। तो इसमें जो पहली अनुसूची है, ये पहली अनुसूची जो है ये पहले नंबर की है। इसमें आपका स्टेट मतलब राज्य का वर्णन है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। फिर वही दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है पी से यहाँ पर है आपका पेमेंट, ठीक है। तो जो भी ये राष्ट्रपति वगैरह या जितने भी ये सरकारी वो होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए या न्यायाधीश हो गए, इनकी पेमेंट की जो भी प्रावधान है वो आपका अनुसूची 2 में आता है, ठीक है। पेमेंट मतलब उनके वेतन का। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखा हुआ शपथ, इसका मतलब राज्यसभा के जो भी प्रतिनिधि वगैरह होंगे, ठीक है, या जो भी नेता वगैरह बनते हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ का आपका वर्णन जो है वो यहाँ पर तीसरी अनुसूची में। फिर राज्यसभा के जो प्रतिनिधि बनते हैं उनके लिए अनुसूची 4 है। राज्यसभा के प्रतिनिधि का जो आवेदन होता है उनके लिए 4थी अनुसूची वर्क करती है। तो 4 अनुसूचियाँ यहाँ से हो गई। फिर लिखा है देखिए अनुसूचित क्षेत्र, तो ये अनुसूचित जो क्षेत्र है वो 5वें नंबर की अनुसूची में आता है। फिर जनजाति जो है वो जनजाति 6 नंबर की जनजाति है वो 6 नंबर की अनुसूची में आता है। वही शक्ति से मतलब है कि जो भी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है वो आपका 7 नंबर में आता है। 7 और शक्ति ऐसे भी याद रख सकते हैं, जनजाति 6 नंबर पे। भाषा की अगर बात करते हैं तो भाषा जो है आपका 8 नंबर पे आता है। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जो है आधिकारिक तौर पर संविधान की। फिर वहीं पर संपत्ति पर कब्जा, देखिए 8 नंबर तो हो चुका। संपत्ति पर कब्जा जो है वो 9वीं अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची जो है संपत्ति पर कब्जा आपकी 9वीं अनुसूची में जो थी वो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1952 में, तब इसको जोड़ा गया था। संपत्ति पर कब्जा का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई संपत्ति है वो गवर्नमेंट एक्विजिशन करती है, मतलब गवर्नमेंट अपने संरक्षण में ले रही होती है रोड बनाते समय, तो उसके बारे में प्रावधान जो है वो 9वीं अनुसूची में किया गया। वहीं दल बदल जो है अगला हमारे 10वीं अनुसूची में आती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का जो है कानून लाया गया है, वो आई थिंक 1985 में आया था। 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान लाया गया था, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो पाई है।
फिर अगला देखिए 10 अनुसूची हो गई। नगर पंचायत की बात करते हैं तो अनुसूची 11 में, और नगर पालिका की बात करते हैं तो अनुसूची 12 में। तो इस तरीके से 12 की 12 अनुसूचियाँ जो हैं हमने इस 4 लाइन की पोएम में सीख ली है। तो अगर आपको अभी तक याद नहीं हुआ तो आप वीडियो को रोक के एक बार इन 4 लाइन्स को याद कर सकते हैं, ताकि आपका अनुसूची से क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या था। तीसरी अनुसूची देखिए, याद कीजिए, एसपी की शपथ। शपथ मतलब 3rd नंबर पे आया था। तो शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में तीसरी अनुसूची का वर्णन था, बिल्कुल सही जवाब है। 8वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो भाषा का वर्णन किया है, बिल्कुल सही जवाब है ये भी। 9वीं अनुसूची में बताया गया था, 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नाम का कुछ नहीं था। राज्यसभा में जो आवंटन वगैरह है वो आपका 4थे अनुसूची में आता है। इसका मतलब ये पॉइंट गलत है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में जो है वो संपत्ति से रिलेटेड मैटर है। वहीं अगर 10वीं अनुसूची 10 से 10 और 10 से दल, तो दल बदल वाला जो कानून आया था, दल बदल विरोधी जो भी ये अनुसूची आई थी, वो 10वीं अनुसूची है। तो आपका यहाँ से अनुसूची सीख के भी क्वेश्चन बन चुका है आसानी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। जब देखिए संविधान बना था प्रारंभ में, तो उस समय क्या था, संविधान मोस्टली जो है वो इंग्लिश में था, क्योंकि जो भी संविधान बनाने वाले थे वो एजुकेटेड थे और उन पे अंग्रेज़ों का इन्फ्लुएंस भी था। मतलब उनकी जो है एक तरीके से संगत का असर भी था कि ज़्यादातर इंग्लिश वगैरह जो चीज़ें थी वो आसानी से समझ जाते। तो उस समय बोला गया था जितने भी ऑफिशियल वर्क जो होंगे उसके लिए 15 साल तक, अभी हम लोग संविधान के बनने तक 15 साल तक अंग्रेजी भाषा का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आसान तो नहीं है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी पूछते नहीं हैं, लेकिन फिर भी 15 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो देखिए लिखा है राष्ट्रपति एक अभिकथन है, एक कारण है। ठीक है, इसको समझते हैं। अभिकथन लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है संसद का भाग होता है। कारण लिखा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो क्या रियलिटी, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे संसद मतलब पार्लियामेंट की बात हो रही है। पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं आप समझ सकते हैं कि अगर लोकसभा और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों का सम्मिलित रूप ही पार्लियामेंट कहलाता है। पार्लियामेंट मतलब संसद कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा पहला जो पॉइंट है वो सही है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का पार्ट है। संसद का पार्ट इसलिए क्योंकि इन तीनों को मिला के ही संसद का निर्माण होता है। दूसरी चीज़, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल सही जवाब है। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर साइन नहीं करता, हस्ताक्षर नहीं करता है, तो कानून नहीं बन पाता है कभी भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। तो कारण और कथन दोनों यहाँ पर सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है और कौन सा कथन गलत है। ये अगर वित्त आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 280 मतलब 280 में आता है। यहाँ पर लिखा है वित्त आयोग के एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट गलत लिखा है कि जो वित्त आयोग होता है उसमें 5 सदस्य और 1 अध्यक्ष, मतलब ओवरऑल जो है वो 6 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर अध्यक्ष तथा 6 सदस्य ऐसा गलत लिखा है, क्योंकि 5 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है, मिला के 6 होते हैं। इसका मतलब पहला पॉइंट हमारा गलत है। दूसरा पे लिखा हुआ है यहाँ पर यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो नीति आयोग जो भी कोई भी संवैधानिक निकाय है नहीं, नीति आयोग कोई भी संवैधानिक निकाय है नहीं, जबकि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। तो एक संवैधानिक निकाय जो है वो नीति आयोग को अपनी रिपोर्ट क्यों देगा, क्योंकि नीति आयोग एक थिंक टैंक है। ठीक है, और नीति आयोग अभी मतलब हाल ही के कुछ वर्षों में बना है, जबकि वित्त आयोग तो बहुत पुराना है, तो इसको रिपोर्ट नहीं देता है। जो वित्त आयोग है वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है, फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। तो हमारा ये आंसर भी गलत है। इसका मतलब यहाँ पर ना तो 1 सही होगा ना तो 2 सही होंगे, तो ये 10वें का आंसर हो जाता है। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए देखने में जो है क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा, और जब भी कभी क्वेश्चन में रिट आ जाता है, अगर रिट आ जाता है, रिट का मतलब ये देखिए रिट, अगर रिट आ जाता है तो इस तरीके का क्वेश्चन, रिट से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आ रहा है,
तो इसके लिए मैं थोड़े से पॉइंट आपके लिए उठा के लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आप समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले रिट वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रिट की बात करते हैं तो देखिए ये जो है मैं गूगल से ढूंढ के लाया हूँ, क्योंकि देखिए मैं ये सोच रहा था कि मुझे थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा चीज़ें मिल जाए तो ज़्यादा आसान रहेगा। हालांकि ये दृष्टि IAS का है और मैं इसमें कहने में कोई संकोच भी नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी मेहनत है यहाँ पे और हम भी उसकी थोड़ा हेल्प ले रहे हैं। अगर हम लोग इसको बुक से लाते तो हो सकता है इस जगह पे हम लोग उसको ऐड नहीं कर पाते। तो देखिए जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय है, ये 5 प्रकार की जो है वो रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और एक चीज़ और कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो कम पावर होती है, जबकि हाई कोर्ट के पास जो है रिट से रिलेटेड ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं एक बार कौन कौन सी जो है वो रिट जारी करता है। तो एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरी है परमादेश, फिर अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। एक बार आप इनसे फेमिलियर हो जाइए कि कौन कौन सी रिट्स हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार प्रच्छा है, प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षण है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी याद रखिए, कभी कभी मैंने देखा है कि इंग्लिश में ना पूछकर हिंदी में पूछ लेते हैं। तो हेबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस मतलब परमादेश, और क्वा वारंटो अधिकार प्रच्छा को बोलते हैं, और प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन प्रतिषेध को बोलते हैं, और उत्प्रेषण को बोलते हैं आपका सर्टियो ओरारी। समझ लेते हैं एक बार और इसको थोड़ा सा डिटेल में, कब आती किसके विरुद्ध आती, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस को समझते हैं कि क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पियस क्या होती है कि इसमें ध्यान से देखिए, जब भी कभी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो उस समय ये आती है। तो अवैध मामलों के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छोड़ने का निर्देश देना, मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, किसी को जो है बंदी बनाया गया और उसको ज़्यादा दिन से अवैध रूप से बंदी बनाया गया है किसी कार्य के लिए, तो उस मामले में ही आती है। किसके विरुद्ध आती है, तो ये सार्वजनिक निकाय कोई होगा, मतलब सरकारी होगा, उसके लिए आएगा। अगर निजी व्यक्ति ने भी आया तब भी इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाती है। तो सार्वजनिक और निजी दोनों मामलों में जो है वो हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण आ जाता है। किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। कोई भी निवारक विरोध है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लीगल एक्शन के थ्रू एक बार पकड़ा गया है किसी को, तो उस समय जो है जब तक उसका ऐसा कुछ टाइम नहीं हो जाता छोड़ने का, तब तक उसको वो लोग कैद करके रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, न्यायालय या विधायिका का भी अपमान करता है कोई व्यक्ति, तो उसको अगर पकड़ के रखा जाता है तब भी सुप्रीम कोर्ट जो है उस जगह उनको जो है ये रिट जारी नहीं कर सकते उस समय। या फिर अगर ऐसा होता है कि न्यायालय के, देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। तो अगर हाई कोर्ट क्या करता है कि कोई जैसे ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर देता है, लेकिन उसके न्याय क्षेत्र से बाहर की किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी संस्था पर जो है ये जारी नहीं कर सकता, ठीक है। तो कब जारी कर सकता है, किसके लिए जारी कर सकता है, क्या है इसमें, ये आपको समझा दिया है। दूसरा बात करते हैं परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण मतलब कोई भी सरकारी संस्था है, अगर उसमें अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है पूरी तरीके से, अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर रहा है, तब उस समय जो है इसको लागू किया जाता है या ये रिट जो है जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। इसमें सार्वजनिक निकाय सम्मिलित, सार्वजनिक निकाय के खिलाफ कर सकते हैं, किसी निगम के खिलाफ कर सकते हैं, एक न्यायालय के खिलाफ कर सकते हैं, कोई भी ट्रिब्यूनल बनता है जैसे NGT टाइप का, या कोई भी सरकार होती है वो अगर अपने जो है वो उसके जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं कर रही होती है, तो उस समय परमादेश लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। किसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता, देखिए अगर ये सरकारी के लिए है तो यहाँ पर निजी व्यक्ति या निकाय के लिए नहीं लाया जाएगा, ठीक है। और जब विवेकानुसार कर्तव्य हो तब भी ये नहीं लाया जाएगा। राष्ट्रपति के खिलाफ और राज्यपाल के खिलाफ भी नहीं लाया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। फिर अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट 3rd नंबर के अधिकार परीक्षा या क्वा वारंटो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किसी के अधिकार की जगह, मतलब किसी और का अधिकार था और वहाँ पर अगर दूसरा कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उस अधिकार पर, ठीक है, तब इसको अधिकार परीक्षा लाया जाता है। इसमें क्या है, अवैध तरीके से ग्रहण किए गए पद को रिक्त कराने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश करना। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई जो है फर्जी दस्तावेज या नकल वगैरह करके किसी पद पर भर्ती हो जाता है, ठीक है, और उस पद पर रहता है, तो उस समय अगर पता चलता है तो अधिकार परीक्षा क्वा वारंटो जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो लाया जाता है।
तो ये न्यायिक है, अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध लाया जाता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट वालों मामलों में ये लाया जाता है। न्यायिक हो या अर्ध न्यायिक कोई भी प्राधिकरण है जैसे में इस तरीके का कार्य हुआ है तो उसमें अधिकार परीक्षा लाया जाता है। किसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निजी निकाय के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है, निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। फिर अगर वही बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट में, या प्रतिषेध प्रोहिबिशन, प्रतिषेध का मतलब रोकना किसी चीज़ को, प्रतिषेध करना, प्रोहिबिशन रोकना। तो यहाँ पे लिखा अधीनस्थ न्यायालय को, ठीक है, अगर बात करते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले पर कार्रवाई करने से रोकता, मतलब जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के नीचे कोई हाई कोर्ट के नीचे कोई अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय को क्या है, वो अपने जो क्षेत्र है उससे अगर ज़्यादा चीज़ों को वो कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, मतलब ज़्यादा उस अपने क्षेत्र को विस्तारित कर रहा है, तो उस मामले में इसको रोका जाता है। तो न्यायिक, अर्धन्यायिक, प्रशासनिक केंद्रों के अधिकारियों के विरुद्ध लाया जाता है। विधायी और निजी कार्यों के या व्यक्तियों के निकायों के लिए नहीं लाया जाएगा। वही बात करते हैं सर्टियोरारी उत्प्रेक्षण की, तो जैसे देखिए एक उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही से हटा देता है और उसे अपने समक्ष ले लेता है। मान लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालय में, ठीक है, कोई भी कार्य जो है वो कोई मुकदमा वगैरह कुछ चल रहा है, तो अगर उसका फैसला जल्दी नहीं हो पा रहा है और वो संज्ञान में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, तो या हाई कोर्ट के, तो उस समय क्या है कि उत्प्रेषण या सर्टियोरारी का मतलब ये रिट लाया जाता है और उस अधीनस्थ न्यायालय को हटाकर वहाँ से स्वयं उस केस को अपने पास लेके हैंडल किया जाता है। तो ये भी वैधानिक और संवैधानिक सार्वजनिक कार्यालयों के खिलाफ लाया जाता है। मंत्रालयी कार्यालय हो या निजी कार्यालय उसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप रिट वगैरह को जो है प्रावधान देख सकते हैं। रिट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है आर्टिकल 32 में आती है, जबकि हाई कोर्ट की पावर आती है आर्टिकल 222 में। तो इतनी चीज़ को थोड़ा मैंने डिटेल में बनाने की कोशिश की है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप लर्न भी कर सकते हैं इसको दोबारा अपने तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 हमारे ख्याल से अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकते। बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपने आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। मतलब उच्चतम न्यायालय को जो भी ये पावर मिली है उस तरीके की पावर्स का संसद चाहे तो अलग से किसी न्यायालय को बनाकर उसको भी ये पावर दे के जो है इनका उपयोग करा सकती है। मतलब यहाँ पर दोनों पॉइंट जो हैं वो आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। लिखा है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित हो। दूसरा पॉइंट, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो पहले बात, महान्यायवादी को आप समझ लेते हैं एक बार है क्या। महान्यायवादी का मतलब, या इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये भी जो भी सरकारी वो है, गवर्नमेंट है जो मेन, उस गवर्नमेंट का ये वकील है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मतलब उसके जो भी केस वगैरह कुछ भी होंगे तो ये पूरी चीज़ हैंडल करता है महान्यायवादी, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के लिए अगर उसके पास इतनी काबिलियत है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है, ठीक, उस तरीके के इसके पास जो है वो मतलब अहर्ताएँ हैं, तो उस समय इसको बनाया जा सकता है। मतलब पहला पॉइंट सही है। दूसरी बात करते हैं, महान्यायवादी को पद से प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय को। देखिए नहीं, जो महान्यायवादी का पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक महान्यायवादी को रखेगा। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा गलत है। तो महान्यायवादी का पद जो है प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति के, ठीक है। तो राष्ट्रपति जब चाहता है तब इसको निकाल के बाहर कर देता है। तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि विधान परिषद क्या होती है, ठीक है। तो जैसे केंद्र में
लोकसभा और राज्यसभा नाम की दो सदन है, उसी तरीके से किसी किसी राज्य में जो है वो दो सदनों का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 171 में जो है वो ऑप्शन दिया जाता है राज्यों को कि वो विधान परिषद का गठन कर सकते हैं, लेकिन मनमानी तरीके से कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए भी काफ़ी प्रावधान है। तो देखिए लिखा, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई विधान परिषद है तो उसमें जो सदस्य हैं उसके विधानसभा की सदस्य के 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब अगर किसी विधानसभा में 300 सदस्य हैं तो इसका 1/3 मतलब 100 जो मेंबर होंगे वो मेंबर होंगे आपके विधान परिषद में। ठीक है, तो विधान परिषद में 1/3 मेंबर ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो है वो 40 क्राइटेरिया रखा जाएगा कि मिनिमम विधान परिषद में 40 से ज़्यादा मतलब 40 से कम जो है सदस्य भी नहीं होने चाहिए। हालांकि कुछ एक इसका जम्मू शायद अपवाद भी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पॉइंट 2 पढ़ते हैं। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य आवश्यक होते हैं। बिल्कुल सही, मतलब दोनों पॉइंट यहाँ पर सही हुए हैं। तो अगर विधान परिषद बनता कैसे इसको समझना है तो एक बार विधान परिषद को थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे ज़्यादा मैं बता देता हूँ कि किस किस राज्य में विधान परिषद हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है कि तू भी मजा कर, बस सिंपल सा। ओवरऑल 7 जो राज्य हैं भारत के उनमें विधान परिषद जो है वो है। उस ये ट्रिक है, इसमें आपके सारे आ जाएंगे। 30 यहाँ पर आपका हो जाता है तेलंगाना, यू से आपका यूपी मतलब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखिए बात करते हैं बी से तो बिहार जो है यहाँ पर वो आपका 3rd नंबर पे हो जाएगा, मतलब बिहार जो है यहाँ भी जो है विधान परिषद है। फिर एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, आपका महाराष्ट्र है यहाँ पर। फिर जे से आपका जो है जम्मू कश्मीर है, JS के जम्मू कश्मीर है। ए से आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है आंध्रा के। और कर से है आपका कर्नाटक। ठीक है, तो इतने स्टेट जो है जिसमें विधान परिषद जो है बना हुआ। तो विधान परिषद को बनाने का जो मेन पावर है वो संसद के पास होता है। ठीक है, तो विधान परिषद का गठन कैसे होता है ये आप एक बार थोड़ा पढ़ लें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संसद में कितनी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें 31 है क्या? लोकसभा में 80 सीटें क्या? बिल्कुल सही जवाब है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीटें लोकसभा में 80 सीटें हैं और वही राज्यसभा में 31 सीटें जो हैं वो यूपी से आती हैं। उत्तर प्रदेश की खुद की जो विधान परिषद है और विधान सभा है उसमें कितने कितने सदस्य हैं एक बार आपको बता देते हैं। तो विधान जो परिषद है, विधान परिषद उसमें 100 सीटें हैं और विधानसभा जो है, विधानसभा मतलब लोकसभा की तरह विधानसभा, इसमें आपकी 403 सीटें हैं। ठीक है, तो देखिए 1/3 से कम नहीं है, ज़्यादा ही है। सॉरी 1/3 जो है उससे मिनिमम होनी चाहिए या 100 होनी चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो ये हम लोग क्वेश्चन 14 नंबर कर चुके हैं। यहाँ पर आपके दोनों पॉइंट जो हैं वो सही होंगे। फिर 15 में बात करते हैं संसद के सचिवालयों में पदों के संदर्भ में, मतलब जो संसद है उसके जो सचिवालय होते हैं उनमें से कौन सा पॉइंट जो है इसके लिए सही है। पहला यहाँ पे लिखा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों के सृजन की व्यवस्था। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो संसद का जो सचिवालय होता है, संसद का जो सचिवालय होता है वो सभी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की व्यवस्था करता है। मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसके लिए अलग अलग जो होता है वो सचिवालय होता है। इसका मतलब सम्मिलित जो पद है ये यहाँ पर नहीं होते, मतलब ये पॉइंट गलत है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो देखिए बिल्कुल होगा, अगर संसद के पास जो है ये उसी के अगर सचिवालय के सदस्य हैं तो इसी के पास अधिकार भी होगा। तो यहाँ पर ए पॉइंट सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो लिखा है ग्राम
निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में न कौन सा कथन सत्य है? तो इसके कार्य, ग्राम सभा के बारे में, इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका में राज्य स्तर पर होते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से राज्य स्तर पर उसके पावर होती हैं व्यवस्थापिका की, उसी तरीके से ग्राम स्तर पर उसकी पावर होती हैं ग्राम सभा की। ठीक है, सही जवाब है। वहीं दूसरा अगर पॉइंट जानते हैं तो लिखा इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के अंतर्गत होता है। देखिए भाई, देखिए इतना केंद्र इतना भी फ्री नहीं कि ग्राम सभा के वर्ग जो है वो केंद्र करेगी। तो यहाँ पर 2 जो पॉइंट बी है वो गलत है। ठीक है, और सत्य नहीं वाला पूछ रहा है तो इसका मतलब एक तो बी हमारा आंसर हो जाना चाहिए कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि केंद्र के पास इतना फालतू का समय नहीं है कि वो ग्राम सभा की चीज़ों को भी देखने लगे। ये सब जो है, और राज्य जो है, राज्य का विषय है, राज्य अपना समझती है इस चीज़ को। एक ग्राम स्तर की सभा जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ग्राम सभा में जो भी उस पंचायत की, ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी पंजीकृत सदस्य होते हैं वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर ए और जो सी पॉइंट है ये सही है, हमें नहीं वाला बताना है, तो नहीं वाला आंसर है बी। ठीक है, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, पंचायत के सदस्यों समस्त चुनावों का संचालन कौन करते हैं? देखिए, पंचायत का जो चुनाव होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। ठीक, शॉर्ट पॉइंट में समझिए, अभी इसको डिटेल में पंचायत के बारे में समझेंगे। तो पंचायत का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। और अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो लिखा है पंचायत राज्य पर अशोक मेहता समिति। ठीक है, जो अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, जिसने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्या है उसका मामला? प्रमुख सिफारिशें जो क्या थी उसके बारे में बताना है, कौन सा इनमें से पॉइंट सही है। तो एक बार हम लोग जो है सभी समितियां जान लेते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर हम लोग सब कुछ जानेंगे। पंचायती राज की 3 स्तरीय समिति, 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था की जाए। देखिए समझिए, मैं कैसे याद रखता था आप समझिए। अशोक मेहता, नाम में कितने वर्ड है? 2, तो इन्होंने 2 स्तरीय समिति की बात करी। इसके पहले एक समिति आई थी, ठीक है, इसके पहले जो समिति आई थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। उन्होंने बलवंत राय मेहता, 3 मतलब इनके नाम में वर्ड थे, तो त्रिस्तरीय की स्थापना करी थी। मैं इस तरीके से अपना याद रखता हूँ, आप जिससे भी याद रखना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे को सबसे आसान लग रहा है। तो इसका मतलब 2 स्तरीय की बात करी थी, बिल्कुल सही पॉइंट है। यहाँ पे लिखा राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु बनाया था। नहीं, खंड की बात नहीं करी थी, यहाँ पे जिले को जो है वो बना दिया था विकेंद्रीकरण का प्रथम पॉइंट। मतलब ये वाला पॉइंट हमारा गलत है, हमें सही वाला बताना है। तो अगर सही की बात करते तो ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक बार ज़रा पंचायती राज को हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं आसान भाषा में, ठीक है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर सबसे पहली बात, पंचायती राज का जो है वो पहले शुरुआत में जो मूल संविधान था उसका ये है, उसमें सम्मिलित नहीं था। बाद में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ, वो फेल मार गया, उसके बाद में संविधान संशोधन कुछ हुए, तब इनको जोड़ा गया था, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि हुआ था आपका 1993 में। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, ठीक। उस समय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इससे पहले मतलब इसके मतलब रिव्यू करने के लिए, इसको समझने के लिए जो है वो कुछ समितियां जो है गठित हुई थी। उस समितियों को जानते हैं। एक समिति आई थी यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति, जो पहली समिति थी वो आई थी आपका 1957 में। बलवंत राय मेहता जो समिति आई थी, ठीक है, 1959 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी। ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। दूसरा समझते हैं, अशोक मेहता समिति आई थी, इसने 2 स्तरीय की बात करी थी, इसने 3 स्तरीय की बात करी थी। फिर उसके बाद आया था GVK राव समिति आई थी, ठीक है, 1985 में आई थी। LM सिंघवी समिति आई थी, 1986 में आई थी। संथानम समिति आई थी, 1962 में आई थी। सादिक अली समिति आई थी, 1964 में आई थी। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो आपको ये याद रखना है, एक बार आपको पढ़ लेना है, वीडियो को रोक के यहाँ पे समझ लेना है। पंचायती राज में अगर बात करते हैं तो टोटल 29 जो होते हैं वो विषय होते हैं। अगर इसको आर्टिकल की बात करें 243 में इसके आर्टिकल आते हैं। 243 के सब क्लॉज भी कुछ हैं, उसमें भी आते हैं। 24 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, तो उस मतलब पहली बार लागू हुआ था, तो उस दिन से 24 अप्रैल
मतलब 24 अप्रैल 1993 से जो है ये पंचायती राज जो है ये चालू हुआ था। तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया? तो राजस्थान का एक जिला था जिसको बोलते हैं नागौर, वहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज बनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर ये वर्क को कंप्लीट किया था, ठीक है, ये काम किया था। त्रिस्तरीय ढांचा की बात करें तो ग्राम पंचायत होती है ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद 3 होती हैं। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिले स्तर पर जिला परिषद होती है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तर, ठीक है, और ग्राम के स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। तो ये चीज़ हो गई है। अगर निर्वाचन भंग हो जाता है तो 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन कराना होता है। सरपंच बनने के लिए आयु जो 21 वर्ष होती है, और जो नॉर्मली इसका पंचायत का जो चुनाव होता है उसके लिए 18 वर्ष होती है, ठीक है। महिलाओं को यहाँ पे 33% आरक्षण प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिनमें इस पंचायती राज का गठन नहीं है। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इसमें पंचायती राज का गठन नहीं है। तो इन पॉइंट को आप याद रखना है। 5 वर्ष के लिए इलेक्शन होता है। शॉर्ट में बताने की कोशिश करिए, आपको और थोड़ा याद करना है तो आप इस वीडियो को रोक के यहीं पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं एक बार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें क्या लिखा हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका अगर कोई भी न्यायाधीश त्याग पत्र देता है तो राष्ट्रपति को देता है। आप इतना याद रखिएगा, राष्ट्रपति को संबोधित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान जो है वो कुछ जो है जो दोष होते हैं उनके सिद्धि से के संरक्षण के लिए आता है, ठीक है। आर्टिकल 20 जो है जैसे कुछ अपराध के दोष सिद्धि से संबंधित होता है। इसमें क्या क्या पॉइंट है आप समझते हैं। कुछ चीज़ें आप याद रखिए। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। तो एक ये व्यक्ति, इसका नाम है चीनू ना, और कुछ नाम रख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम है ढोलू। ढोलू अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ढोलू इसका नाम है। इसने क्या किया, इस मोलू का मर्डर कर दिया, जाके गोली मार दी। अब ये निपटा दिया इसको, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई, मार दिया। अगर मार दिया तो इस समय जो भी कानून लागू होंगे उसके अनुसार इसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं होगा कि एक बार इसको सज़ा मिल गई थोड़े दिन बाद कोई और केस कर दे कि भैया इसने गोलू को मार दिया था, ये गोलू है, गोलू को मार दिया था, इसको दोबारा सज़ा दो, तो दोबारा सज़ा नहीं होगी। एक पहला पॉइंट कि एक तो जिस समय का अपराध हुआ था उस समय जो है कानून जो चल रहा था उसके अनुसार इसको सज़ा दी जाएगी। दूसरा पॉइंट, एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी, या मतलब एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जाएगी। तीसरा पॉइंट समझिए, अब इसको मान लीजिए इसने मार दिया, पुलिस इसको अपने कस्टडी में ले गई, इसको मारा कूटा, इससे बोला कि चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो कि तुमने मर्डर किया है, ठीक है। तो स्वयं के विरुद्ध जो है उसको ये भी नहीं बोला जाएगा कि स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही दे। एक ये भी प्रावधान नहीं है आर्टिकल 20 में, मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। आप समझते हैं कौन सा नहीं है? देखिए, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बने, तो स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बने तो ऐसा कुछ तो आर्टिकल 20 में जो है होने से निषेध का मतलब मना, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्वयं के विरुद्ध जो है वो गवाही दे या ना दे उसकी मर्जी है। दोहरे दंड की धारा, दोबारा की मतलब दंड नहीं दिया जाएगा। अभी मैंने बताया तो 2 बार सज़ा नहीं होगी, इसका मतलब ये पॉइंट तो सही है, हमें गलत वाला पॉइंट बताना है। कार्योत्तर विधि, कार्योत्तर विधि का मतलब क्या होता है? कार्योत्तर विधि का मतलब होता है उस समय जो विधि मतलब लॉ जो चल रहे हैं उसके अनुसार इसको मिलेगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी सही, ये पॉइंट भी सही, इस पॉइंट भी। यातना के विरुद्ध, अब इस समय इसकी कभी कभी सर्विस भी कर दी जाती है तो उससे कोई भी वो नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जो है 3rd डिग्री का इस्तेमाल होता ही है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट गलत है, जो गलत है इस आंसर का सही जवाब वही होगा, ठीक है। नॉट वाला बताना है, लिखा है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग समझ चुके हैं, 20 तक समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों में सम्मिलित हैं? तो इसके लिए नीति निर्देशक तत्वों से हमेशा भी क्वेश्चन आते हैं और मौलिक कर्तव्य से कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको पॉइंट एक लेके आया हूँ और समझते हैं इसमें क्या हो सकता है।
हाँ, तो ये देखिए ज़रा ध्यान से, ये आपके रहे मौलिक कर्तव्य जो कि 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको जो है नज़र आ रहा होगा, एक पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन जो है, ये जो है मौलिक कर्तव्य में भी आता है। और अगर यहीं पे बात करते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्य होने के बाद यहाँ पर जो है नीति निर्देशक तत्व की डीपीएसपी की बात करते हैं, तो आर्टिकल जो है आपका 48A में जो है उस समय भी ये लिखा हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, मतलब ये हुआ यहाँ पर कि नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों में जो है पर्यावरण से रिलेटेड जो है ये आता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है, इसको पूरा आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बन रहे हैं। और आज पॉलिटी का या इस साइड का लास्ट जो क्वेश्चन है, पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा संसद की संयुक्त बैठक के मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा हमें डिफरेंस मिल रहा है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस। तो कुछ दशाओं में जो है वो आर्टिकल 109 जो है वो प्रोवाइड करता है, मतलब जॉइंट सिटिंग मतलब सम्मिलित बैठक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर पहली बात तो आर्टिकल ही गलत है। आर्टिकल 108 जो है वो कुछ दशाओं में, कुछ दशाएं का मतलब जब कोई अधिनियम अगर पारित किया गया, दोनों में मतभेद होता है, तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुला सकता है। आर्टिकल 108 के तहत जो है वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। मतलब पहला वाला पॉइंट जो है गलत हो चुका है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता स्पीकर करता है, स्पीकर हमारे यहाँ पे लोकसभा को बोलते हैं, तो स्पीकर सही जवाब है कि जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता तो उपाध्यक्ष जो होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। इसका मतलब ए जो है पहला पॉइंट गलत है, दूसरा सही जवाब है। तो यहाँ पर ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हमारा पॉलिटी का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या और भी सब्जेक्ट का इसके अलावा भी अगर मुझे करना चाहिए तो आप थोड़ा सा कमेंट करें और हेल्प करके बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए इसमें, क्या अदर। अब यहाँ से आपके व्यू और आपका लाइक ये बताएगी कि मुझे अदर सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन लाना चाहिए प्रीवियस ईयर का कि नहीं लाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।